करीबन आधे घंटे बाद वो बहारे गुल के सामने हलीमा आंटी के फर्शी नशिस्त वाले कमरे में बैठी थी। तुम कहाँ चली गई थी हया? सब मुझे छोड़कर चले गए। वो बहुत उदासी से कह रही थी। वो दोनों आमने सामने ज़मीन पर बैठी थी। बहारे ने सब्ज फ्रॉक के ऊपर घुंघराले भूरे बालों को हमेशा की तरह हमरंग पोनी में बांध रखा था, मगर उसका चेहरा हमेशा जैसा ना था। तो तुमने अपना पासपोर्ट क्यों चलाया? उससे जब से हलीमा आंटी से ये बात सुनी थी वो अजनबी का शिकार हो गई थी, ताकि वो नया पासपोर्ट देने के लिए मेरे पास आ जाए। बहारी ने कहते हुए सर झुका लिया। हया ने उलझन से उसे देखा। बहारी बहुत समझदार, बहुत सहीन बच्ची थी, मगर इस तरह की बात की उम्मीद उससे बहारी से नहीं की थी। तुम्हें क्यों लगा कि इस तरह वो वापस आएगा? वो उसके झुके सर को गौर से देखते हुए बोली। बहारी खामोश रही। बहारी गुल, तुम्हें किससे कहा कि ऐसा करने से वो वापस आ जाएगा? अब कि उससे सर उठाया, उसकी भूरी सब्ज आंखों में बेपनाह उदासी थी। सफ़ीर ने कहा था कि ऐसा करोगी तो वो वापस आ जाएगा। अच्छा, वो अब कुछ कुछ समझने लगी थी। तो सफ़ीर बे क्यों चाहते हैं कि वो इधर आ जाए, जबकि इधर आना उसके लिए ठीक नहीं है? बाहर टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। हया ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। ये सफ़ीर कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या तुम्हें पता है अब्दुल रहमान किधर है? और वो हिचकिचाई। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारा? हाँ, मुझे सब पता है, और अब इस बात का जिक्र मत करो। उससे जल्दी से बहारी को खामोश करवाया। दरवाज़ा खुला था। हलीमा आंटी किचन तक ही गई थी। तुमने कहा था हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। बहारी ने बेचैनी से कुछ याद दिलाया। वो तुर्की में नहीं है और हम उसे ढूंढ नहीं सकते। मेरे अब्बा ने इजाज़त। बाहर आहट हुई तो वो जल्दी से खामोश हो गई। हलीमा आंटी दवाई की शीशी पकड़े अंदर आ रही थी, हमेशा की तरह दुपट्टा ओढ़े, मुस्कुराता हलीम चेहरा। उनको यकीनन खुद भी पता नहीं था कि उनका बेटा क्या करता फिर रहा है। कुछ जो था जो गलत था। मुझे नहीं खानी दवाई। बहारी ने बुरा सा मुंह बनाया तो वो गहरी सांस भर कर रह गई। इसको कल से बुखार है, प्लीज़ इसको सिरप पिला दो है, मैं तब तक किचन देख लूँ। उन्होंने सिरप उसकी तरफ बढ़ाया तो उससे फ़ौरन पकड़ लिया। मैं पिला देती हूँ। थैंक यू बेटा, मैं तब तक खाना निकालती हूँ। तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगी। मुस्कुरा कर कहती वो बाहर गई। हया ने गर्दन जरा ऊंची करके दरवाजे की तरफ देखा। जब वो ओझल हो गई वो बाहरी की तरफ मुड़ी। क्या तुमने उन्हें बताया कि ये सब करने को तुम्हें सफ़ीर ने कहा था? साथ ही उससे चम्मच में बोतल से चाप ने सिरप भरा। बाहरी नफ़ी में सा हिलाते हुए मुंह खोला। उससे चम्मच उसके मुंह में रखा। अल्लाह अल्लाह, मेरा मुंह कड़वा हो गया। सिरप पीने के बाद वो चेहरे की सावी बिगाड़े शिकायत करने लगी थी। अल्लाह तुम्हें समझे, अल्लाह तुम्हें समझे। वो जल्दी जल्दी पानी का ग्लास पीते पूरा सा मुंह बनाए कह रही थी। पानी पीकर भी उसकी कड़वाहट खत्म नहीं हुई थी। वो जैसे अपनी असल उदासी का चिड़चिड़ापन उस सिरप पे निकाल रही थी। इतना भी कड़वा नहीं था। ठहरो, मेरे पास कैंडी या चॉकलेट होगी। उससे कालीन पर रखा अपना पर्स खोला और अंदर हाथ से टटोला। सुबह पर्स में चीज़ें डालते हुए उससे देखा था कि अंदर कैंडी रखी थी। एक गुलाबी रैपर वाली कैंडी और एक खाली रैपर। उससे दोनों चीज़ें बाहर निकाली और कैंडी बहारे को दी। शुक्रिया। बहारे ने जल्दी से कैंडी खोलकर मुंह में रख ली। हया ने खाली रैपर को उलट पलट कर देखा। उस रैपर के साथ डॉक्टर इब्राहिम की बात भी याद आई थी। हिसाब की पहेली। बहारे, तुम्हें याद है आयशी ने कहा था हिजाब लेना हिसाब की जंग जैसा है। सारी कड़वाहट भुलाई कैंडी जूस से बहार ने स्वाद में सा हिलाया। पता है, मुझे किसी ने कहा इसमें कुछ मिसिंग है। क्या आयशी कुछ बताना भूल गई थी? बहारे के हिलते लब रुके। आंखों में खुशगवार से हैरत उभरी। हाँ, मुझे पता है। बहारिया ने आखिर में बताया ही नहीं था कि वो कैंडी वाले मुंह के साथ जोश से बोलती बोलती एकदम रुक गई। उसकी आंखों में बेयकीनी से उतर आई। तुम्हें बगलू ने बताया क्या? बगले? अया ने अजनबी से उसे देखा। हाँ हाँ। बहार जोश से सीधी होकर बैठ गई। जब समंदर किनारे आयशी सब बता रही थी तो मैंने दिल ही दिल में बगलों को बताई थी ये बात। मरमरा के बगले और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतर दिल की बात सुन लेते हैं, मगर तुम आयशे को ना बताना कि मैंने ये कहा है। वो आगे से कहती है दिल की बात अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं सुन सकता। हया बेख्तियार हंस पड़ी। वो ठीक कहती है, मुझे ये बात मेरी टीचर ने कही थी। बगले और कबूतर कैसे किसी की दिल की बात सुन सकते हैं बहारे? बहारे को जैसे उसका यूं कहना बहुत बुरा लगा था। क्यों? क्यों? वो मासन के दिल की बात तो सुनते थे ना, इसीलिए वो कबूतर बन गई थी। तो मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? मासून? कौन? वो जरा सचूंगी
उसे लगा उससे ये बात पहले भी कहीं सुनी थी, मासन जो कबूतर बन गई थी। क्या तुमने मासन का वाकया नहीं सुन रखा? बाहरी को उसकी लाइलमी ने हैरान किया। नहीं, तुम सुनाओ। ओके। बाहरी ने कड़च कड़च की आवाज़ के साथ जल्दी जल्दी कैंडी चबाई और किसी माए दास्तान को की तरह सुनाने लगी। एक दफ़ा का जिक्र है, कपाडोकिया में एक नवाब की बेटी रहती थी। उसका नाम मासूम था। एक दिन मासन ने देखा कि उसके किले के बाहर एक लड़का कुछ चीज़ें बेच रहा है। उसके पास कढ़ाई किए हुए रुमाल, कालीन और... एक मिनट, इतनी लंबी कहानी मैं नहीं सुन सकती, सिर्फ हाइलाइट्स बताओ। उसे दोनों हाथ उठाकर बाहरी को रोका। वो जो बहुत शौक से सुना रही थी हवा से हो गई। बस, उसे वो लड़का पसंद आ गया, मगर नवाब ने उन दोनों को अलहदा कर दिया। उसे मासन को किले में बंद कर दिया। वहां खिड़की पे रोज कबूतर आकर बैठ जाते थे। उन्होंने मासन के दिल की बात सुन ली। एक दिन वो भी कबूतर बन गई और सुबह वो कबूतर बनकर उड़ जाती और शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो उससे जहरीले दाने रख दिए। मासन ने वो खा लिए और वो मर गई। और फिर उसका बाप भी पता नहीं कैसे मर गया। आखिरी बात बहारी ने बहुत नाराजगी के आलम में हाथ चलाकर कही थी, मगर हयात सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े रैपर को देख रही थी। जिस रात जिहान गया था, उससे कबल आखिरी दफ़ा वो उससे इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी। और जब उससे जिहान से वापसी का पूछा था तो उससे कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। उससे शिकन सदा रैपर पे उंगली फेरी। उस पे बने गार को देखकर उसे बहुत कुछ याद आया था। उससे आहिस्ता से सर उठाया। खपत दो किया। बाहर उलझ कर उसे देख रही थी। मुझे कपा दो किया जाना है। वो कपाडोशिया में है। मुझे उसे ढूंढना है। उससे पर्स से मोबाइल निकाला और तेजी से फ्लाइट इंक्वायरी डायल करने लगी। क्या वो कपाडोकिया में है? क्या तुम अब उधर जाओगी? बहारे बहुत पुरजोश हो चुकी थी। आया एकदम ठहर सी गई। उसे अपनी एक्साइटमेंट में बहारे के सामने कपाडोकिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर बहारे ने किसी को बता दिया तो... उफ, उसे तो राज रखना भी नहीं आता था। उसे खुद को कोसा और फोन बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ कपाडोकिया जा सकती हूँ? बताओ। बहारी ने उसके घुटने को हिलाकर पूछा। श्श। उससे होंठों पर उंगली रखी, फिर खुले दरवाजे को देखा। अब वो यू टर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारी को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज़ हया। बहारी अब तभी आवाज़ से मिन्नत करने लगी थी। ऐसा करते हुए उसे अपनी आंखों में समाने भर की उदासी और बेबसी समोली थी। प्लीज़, मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी लड़की बन के रहूँगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? हया ने बेचैनी और तसबसब से दोबारा खुले दरवाजे को देखा। हलीमा आंटी किसी भी वक्त आ सकती थी। प्लीज़ हया, प्लीज़। बहारी की उदास आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका दिल बसीजने लगा। या बहारी को साथ ले जाना इतना मुश्किल था? और अगर वो उसे यहीं छोड़ गई और उसे सफ़ीर या किसी और के सामने कपाडोकिया का जिक्र कर दिया तो... जो बात जिहान ने उसे सिर्फ बताई थी उसकी हर जगह तशहीर हो। इससे बेहतर था वो उस लड़की को अपने साथ ले जाए। क्या वो दुरुस्त सेज पे सोच रही थी? हया, बहारे, खाना खा लो। हलीमा आंटी खाने के लिए आवाज़ें देने लगी थी तो बहारे ने जल्दी से गीली आंखें रगड़ डाली। हया कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। खाने में पुलाव के साथ मछली बनी थी। वो ज़रा बेतवज्जी से खाती बहारी के बारे में सोची जा रही थी। सफ़ीर उस बच्चे को इसी घर में रोके रखना चाहता था। ऐसा करके कहीं वो जिहान को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? अगर बहारी किसी मुसीबत में हुई तो जिहान को वापस आना पड़ेगा। वो बहारी के लिए ज़रूर आएगा। उसको सहज से झरझरी से आई। उस्मान अंकल और सफ़ीर कहाँ हैं आंटी? उसे बजाय सरसरी से अंदाज से पूछा। होटल में हैं दोनों। उस्मान शायद आने वाले हों, मगर सफ़ीर ज़रा लेट आता है। आंटी ने मुस्कुराकर बताया तो हया ने सर हिला दिया। सफ़ीर अब घर पे नहीं था। ऐसे में वो बहारी को लेकर वहाँ से जा सकती थी। यही ठीक था। भले भले कोई उसे जल्दी में फैसला करने वाली कहे, मगर वो ऐसी ही थी। उससे तैयार कर लिया था कि वो बहारी को साथ ले जाएगी। हलीमा आंटी, मैं चंद दिनों के लिए अजमेर जा रही हूँ, क्या बहारी मेरे साथ चल सकती है? बहारी ने तेज़ी से गर्दन उठाई। उसके चेहरे पे चमकदार आई थी। बहारे? पता नहीं, आयशे या उसकी दादी से पूछ लो, अगर उनको कोई इतराज़ ना हो तो। हलीमा आंटी ने जैसे राजी परसा अंदाज में शाने उचकाए। उन्हें लगा था कि बहारे इस बात से खुश है, सो उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। आयशे का नंबर बहारे से लेकर उससे इजाज़त लेना रस्मी कार्रवाई थी। हलीमा आंटी ने बताया था कि बहारे का पासपोर्ट अब्दुल रहमान एक हफ्ते तक भिजवा देगा। वो किधर था वो भी नहीं जानती थी। सो उस एक हफ्ते तक
बहारें उसके साथ अगर रह लेती है तो किसी को इस बात से कोई मसला ना था। बहारें ने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया और फिर अपना गुलाबी पर्स कंधे से लटकाए बिल्कुल तैयार होकर खुशी खुशी उसके साथ आन खड़ी हुई। चंद मिनट पहले की लटकी हुई सूरत का अब शाइबा तक ना था। छोटी सी अदाकारा हलीमा आंटी से रुखसत होकर वो पहले फेरी लेकर इस्तांबुल वापस आई थी। अपने डोम में आकर उससे एक छोटे बैग में बहारे का सामान डाला और फिर अपने चंद कपड़े और ज़रूरी चीज़ें रखी। कम से कम सामान बेहतर था। बहारे का नेकलेस वो कोशिश चार वो सरी चुकी थी, मगर उसे अभी देना मुनासिब न समझा। उसे किसी खास मौके के लिए संभाल रखा। वो अभी सिर्फ और सिर्फ जिहान के बारे में सोचना चाहती थी। हया, हम उसे वहाँ कैसे ढूंढेंगे? ऊपर उसके पंख पे बैठी उसे पैकिंग करते हुए देख रही थी। मैं ज़रा कुछ फ्रेंड्स से मिलकर आती हूँ, वो आज जा रहे हैं। वो बाहर चली आई और कमरा मुकफ्फिल कर दिया। मोहतसिम, हुसैन और मोमिन कोर्सल स्टॉप पे खड़े थे। टाली भी उनसे ज़रा फासले पर खड़ी थी। सबके बैग्स उनके पास से। लतीफ़, चेरी, सारा ये सब लोग कब के जा चुके थे। की हाल हया? मोहतसिम ने पुकारा। हाल ही बाहर, क्या तुम लोग अभी निकल रहे हो? फलस्तीनियों के करीब पहुंचकर उसने उनको मुखातिब किया तो आवाज़ में नामालूम सी उदासी दर आई। हम्म। हुसैन ने ढीले ढीले अंदाज में सर हिला दिया। जिंदगी में हर चीज़ का एक अख्ताम होता है, और अब जबकि सफ़र का अख्ताम पहुंच रहा था, एक अजीब सी कसक दिल में उठ रही थी। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना होता। काश हम सब इधर हमेशा रहते। और एक साथ पढ़ते रहते। वो बहुत सी नमी अंदर उतारते हुए बोली। मगरिब के वक्त की उदासी हर सुझाई थी। बस स्टॉप और सुबहान का सबसा जार वीरान सा लग रहा था। अगर ऐसा होता तो इस जगह का चार्म ही ख़त्म हो जाता। इससे यही बेहतर है कि ज़िंदगी के इस फेज़ का अख्ताम हो जाए, ताकि हम सारी उम्र इसे याद रखें। मुतसिम ठीक कह रहा था। मैं तुम लोगों को याद रखूंगी। तुम सब बहुत अच्छे थे। थैंक्स। और हाँ, क्या तुम्हें अपने पजल बॉक्स से कोई करामत चीज़ मिली या वो सब मजाक था? मुतसिम को अचानक याद आया। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे उससे। ऐसी अच्छी चीज़ जो मैंने पाकर खो दी, मगर उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगी। खैर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ कहकर उनके पास से हटकर वो टॉली की तरफ आई। बेचारी टाली, कितनी बेसर सी थी वो। ज़रा सा छेड़ी देती थी और वो खामा इतनी टेंशन ले लेती। अहले मक्का तो अहले मक्का होते हैं, उनसे क्या शिकवा। असल दुख तो बनो कर ईसा देते हैं। हम सारा वक्त तुर्की, इटली और फ्रांस की हुकूमतों को हिजाब पर पाबंदी लगाने के बायस बुरा बुला कहते रहते हैं। अगर उससे हारी तो बच्चा अपने खानदान के बड़ों की तरफ कर ले तो क्या ही अच्छा हो। उसके पुकारने पर टाली जो रुख फेरे खड़ी थी, चौंक कर मुड़ी, फिर उसे देखकर मुस्कुरा दी। ओ खया, आज तुम्हारे बाल किस रंग के हैं? हमेशा की तरह खूबसूरत है, रंग जो भी हो। वो बहुत खुशगवार और पुरइत्माद अंदाज में जवाब देती उससे गले मिली। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी। वो फिर वहाँ उस वक्त तक खड़ी रही जब तक वो लोग घोड़सल में सवार न हो गए। जब बस कैंपस की हदूद से दूर चली गई तो वो वापस स्टोर में आई। बाहर मुंह बसोरे बैठी थी। हया, हम अब्दुल रहमान को कब दो किया, मैं कैसे ढूंढेंगे? मैं ज़रा फ्लाइट बुक करवा लूँ। उससे अनसुनी करते हुए वहीं कमरे में टहलते हुए मोबाइल पे नंबर मिलाया। अतातुर्क एयरपोर्ट से उनको कसेरी के एयरपोर्ट, कसेरी हवालाने की फ़्लाइट सुबह की मिली थी। हवालानी? तुम लोग एयरपोर्ट को हवालानी कहते हो और हम हवाई अड्डा। उर्दू के अल्फाज सुर्ख से भी निकले हैं, इसलिए। फ़ोन बंद करते हुए वो जैसे महसूस होकर बोली। बाहर बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। लेकिन अगर डीजे होती तो कहती तुर्क उर्दू से निकली होगी, मगर हमारी उर्दू ओरिजिनल है, बिल्कुल। वो धीरे से हंसी और सर झटका। वो मेड इन पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। उसका लहजा कहीं खो सा गया। डीजे वही जो मर गई थी ना? बहारी ने बहुत समझदारी से पूछा। अपना सवाल भूल चुकी थी। हम्म। और अब वो कभी वापस नहीं आ सकती। बाज़ लोग इतनी दूर चले जाते हैं कि उनसे दोबारा मिलने के लिए मरना ज़रूरी होता है। उसके चेहरे पे तारीख साया आन ठहरे। वो खिड़की के पास आई और स्लाइड खोली। बाहर तारीकी में डूबे सुभान जी के वसी और अरीज मैदान नजर आ रहे थे। तुम्हें पता है वो रोज़ सुबह इस जगह खड़े होकर क्या कहती थी? क्या? वो कहती थी गुड मॉर्निंग। अल्फाज लबों पे दम तोड़ गए। जब पिछली दफ़ा वो पाकिस्तान से आई थी तब भी डीजे का मकाला दोहराने से कबल अल्फाज ऐसे ही दम तोड़ गए थे, मगर तब वजह शिद्दत कम थी। और आज
आज वजह सामने खड़ी थी, बल्कि खड़ा था। सफ़ीर, सफ़ीर उस्मान। उसे जल्दी से स्लाइड बंद की और पर्दा बराबर किया। बाहर स्प्रिंग की तरह उछलकर पंख से नीचे उतरी। ये यहाँ क्यों आया है? हया बेयकीनी से दोहराती पर्दे की तर्ज से बाहर देखने लगी। बाहर भी उसके साथ आकर एड़ियाँ ऊंची करके खिड़की से झांकने लगी। दूर सब्ज़ाज़ार पे सफ़ीर खड़ा एक स्टूडेंट को रोककर जैसे कुछ पूछ रहा था। वो स्टूडेंट जवाबन नफ़े में सर हिला रहा था। ये हमारे बारे में पूछ रहा है। खतरे की घंटी कहीं बजती सुनाई दे रही थी। बाहर ने परेशानी से उसे देखा। क्या वो मुझे ले जाएगा? नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं कुछ करती हूँ। उससे मोबाइल उठाया और जल्दी से हाले का नंबर मिलाया। हर मुश्किल वक्त पे हाले ही काम आती थी। सफ़ीर बुरा नहीं है, वो मेरा और आयशे का बहुत ख्याल रखा करता था। वो बिल्कुल हमारे भाई जैसा है। भाई सिर्फ वही होता है जिसे अल्लाह ने आपका भाई बनाया हो, बहारे। और जिसे अल्लाह आपका भाई ना बनाए वो कभी भाई नहीं हो सकता। बस तुम और आयशे, तुम लोग बहुत ज़्यादा हो। नंबर मिलाकर उससे फ़ोन कान से लगाया। हाले लाइब्रेरी में थी। उसके कहने के मुताबिक वो फ़ौरन बाहर आई और सीधी सफ़ीर की तरफ गई। वो उसे पहचान गया था। होटल ग्रैंड पे वो उससे मिल चुका था। सफ़ीर ने उसे पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट का पूछा। हाले ने बताया कि वो दोपहर की ट्रेन से अजमेर चली गई थी। किस स्टेशन से ये हाले नहीं जानती थी, मगर सफ़ीर ने उसे अपना नंबर दे दिया कि अगर उसे हया के बारे में कुछ मालूम हो जाए तो उसे ज़रूर आगाह करे। हाले ने उसकी पूरी तसल्ली और तफ्शी करवा कर फ़ोन नंबर रख लिया। और वो एक छोटी बच्ची का भी पूछ रहा था, जो गालबन यही है। डोंट टेल मी हया कि तुमने इसे अगवा किया है। सफ़ीर के जाने की तसल्ली कर लेने के बाद अब हाले उनके डोर में बैठी खुश होते हुए अपनी कारगुजारी बता रही थी। मैं अनातोलिया की बहार गुल हूँ, मुझे कोई अगवा नहीं कर सकता। बहारे बाकायदा बुरा मान गई। फिर हाले, कल सुबह तुम्हारा खुशकिस्मत दिन होगा या बदकिस्मत? उससे बहारी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पैकिंग समेटते हुए पूछा। सुबह वो क्रोसिल की बजाय हाले की कार में एयरपोर्ट जाना चाहती थी। कोई खबर नहीं सफ़ीर सुबह फिर वापस आ जाए। खुशकिस्मत दिन, हाले ने हमेशा की तरह पुरखुलूस अंदाज से बताया। तुर्क और उनकी मेहमान नवाजी, वो वापस जाकर उन सबको बहुत मिस करेगी, वो जानती थी। सुबह मुंह अंधेरे हाले उन्हें लेने आ गई। उससे एहतियातन हाले को बताया था कि वो अनकरा जा रहे हैं और ये कि वो लड़का बहारी का हमसाया है और उससे उससे कुछ तफासुआत हैं। जब हाले चली गई तो उससे कपादोकिया के लिए 2 टिकट खरीद लिए। हया, बहारी ने उसके साथ चलते हुए उसके अबाई की आस्तीन सर से खींचकर उसे मुतवज्जा करना चाहा। हम उसे कपादोकिया में कैसे ढूंढेंगे? कल से वो कोई तीसरी दफ़ा ये सवाल दोहरा रही थी। तेज चलो बहारी, हमें जल्दी पहुंचना है। हया, टेल मी नाउ। बहारी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो एकदम जोर से चीखी। या ने पलट कर उसे देखा। वो बहुत गुस्से और अफकी से उसे देख रही थी। अतराफ में लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। सॉरी सॉरी। वह हाथ उठाकर उन ठटक कर देखते लोगों से माजरत करती वापस बहारी के पास आई। उसके सामने पंचू केवल बैठी और गहरा सांस देकर उसको देखा। तुमने कभी समंदर से मछलियाँ पकड़ी हैं? बहारी की आंखों में उलझन धर आई, मगर उसने इस में सर हिला दिया। जब इतने बड़े समंदर से मछली पकड़नी हो तो क्या करते हैं बहारे? फिश रॉड की कुंडी पे छोटी मछली लगाते हैं और रॉड पानी में डालकर किनारे पर बैठकर इंतजार करते हैं। बड़ी मछली खुद ब खुद तैर कर हमारे पास आ जाती है ना? हम कपादोकिया मछलियां पकड़ने जा रहे हैं हया। बहारे को बेपनाह हैरत हुई। नहीं मेरी बहन। उससे गहरी सांस ली, कैसे समझाए। वहीं बैठे बैठे पर्स खोलकर उससे वो टिप्पी निकाली जिसे वो सुभान जी के टोन में रखकर भूल गई थी। इस डब्बे में एक ट्रेसर है जो अब्दुल रहमान का है। उस ट्रेसर का रिसीवर उसके पास है। होता ये है कि जब मैं उसके करीब होती हूँ, चंद मील के फासले पे, तो उसको अपने रिसीवर पे पैगाम मिल जाता है कि मैं इस शहर में हूँ। क्या हमें भी पता चल जाएगा कि वो किधर है? नहीं बहारे, हमें उसको नहीं ढूंढना, उसे हमें ढूंढना है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं उसके करीब हूँ, वो फ़ौरन मुझे कॉल करेगा और मैं पहली दफ़ा मेजर अहमद की कॉल का इंतज़ार करूँगी। उससे आखिरी फिक्रा दिल में कहा था और खड़ी हो गई। बहारे ने नीम फहमी से अस्वाद में सर हिलाते हुए उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाई थी। आज से लाखों बरस कबल अनातोलिया के पहाड़ों बाशमूल हुसन दाग और अर्जीज दाग, दाग तुर्क में पहाड़ को कहते हैं, का लावा भटा था और यूं से आलमादा उन पहाड़ों की चोटियों से बहता इर्द गिर्द के मैदान में दूर दूर तक फैलता गया। कई सदियां उस लावे को सूखने में लगी और तकरीबन 30 लाख बरस कबल ये लावा मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया।
मगर बारिश और कटाव के बाद ये अपने पीछे ज़मीन के चेहरे पे एक अजीबोगरीब इलाका छोड़ गया। चाँद की सरज़मीन से मुशाबत रखने वाले मैदान और वादियाँ, जहाँ हैरत अंगेज़ नक्श व निगार बने रहे, जैसे हाथ से किसी माहिर मुसव्विर ने बनाए हों। कपाडोकिया खूबसूरत घोड़ों की सरज़मीन था। कपाडोकिया का पहला नाम किससे रखा, इस बारे में कई रवायात हैं। अलबत्ता उसका मौजूदा नाम कपाडोकिया के बारे में आम राय ये है कि फ़ारसी के कत-पद्दोका से निकला है, यानी खूबसूरत घोड़ों की सरज़मीन। इस खुशकी और सब्ज़े का इम्तिज़ाज लिए इलाके की मिट्टी की ऊपरी सतह खासी नरम है, जिसके बायस कई वक्तों के असाई तहज़ीबों ने यहाँ पहाड़ों के अंदर गारनुमा बड़े-बड़े घर और चर्च बना लिए थे। उनकी खिड़कियाँ यूँ होती कि दूर से लगता जैसे किसी पहाड़ी की बहुत सी आँखें हों। ज़मीन के अंदर बने सैकड़ों ज़ेर ज़मीन शहर आज भी यहाँ मौजूद थे। सदियों पुराना गारों से बना हुआ खूबसूरत कपाडोकिया, मासन के कबूतरों की सरज़मीन। कपाडोकिया तुर्की के सूबे नौशहर में वाक़या था। इसमें छोटे-छोटे शहर थे, जैसे अरकब, गोरीमे वगैरह, जहाँ घर, इबादतगाहें, होटल सब गारों की सूरत बने थे। अरकब से घंटा भर की ड्राइव पे केसरी का एयरपोर्ट कैसी हवालानी था, जहाँ उनका जहाज़ इस सुबह उतरा था। हम कहाँ रहेंगे आया? बाहर उसका हाथ पकड़े एयरपोर्ट के लॉन्च में उसके हमरा चलती बार-बार पूछ रही थी। किसी होटल में रहेंगे ना? पहले कुछ खा लेते हैं। और अगर अब्दुल रहमान ने फ़ोन ही बंद रखा हुआ हो? इस नुक्ते पर पहुंचकर उसका अपना दिल डूब कर उभरा। ये वो आखिरी बात थी जो वो सोचना नहीं चाहती थी। उसके सारे नंबर बंद हैं, मगर उससे कोई दूसरा नंबर ऑन कर रखा होगा, और यकीनन जीपीएस रिसीवर भी ऑन होगा। वो ज़रूर कॉल करेगा। उसे बहारे से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अब्बा और पुप्पो को भी बता दिया था कि वो अपनी दोस्त के साथ कपाडोकिया जा रही है। अगर उससे पुप्पो से रब्ता किया तो जान लेगा, वरना वरना नहीं। वो दोनों एयरपोर्ट की कैफेटेरिया में आईं और एक मेज़ के करीब अपना सामान रखकर कुर्सियां खींची। आसपास कम ही लोग थे, काउंटर साथ ही था, और इस्तकबालिया पे मौजूद लड़के के साथ दो तीन नौजवान लड़के खड़े हंसते हुए बातें कर रहे थे। तुर्की में लड़कियों का तनहा सफ़र करना बहुत आम सी बात थी, मगर लड़के तो लड़के होते हैं। चंद ही लम्हे गुजरे कि उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, मुस्कुराते हुए, मुड़ मुड़ कर देखते हुए। अगर उससे जिहान को ना ढूंढना होता तो वो कभी इधर ना आती। जब बार बार उनका गर्दन मोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और बाहरी भी नागवार से नाक सुखेड़ने लगी, तो वो उठ खड़ी हुई। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? काउंटर वाले लड़के ने पहले तुर्क और फिर बहारी की इंग्लिश प्लीज़ कहने पर अंग्रेज़ी में यही बात दोहराई, ताकि हया समझ सके। नहीं, हमें जाना है, वो कोफ से कहती अपना सामान उठाने लगी। पता नहीं अब आगे क्या करना था। हाले को बताया नहीं था, सो होटल्स के बारे में नहीं पूछ सकी थी। आपको होटल चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ। एक लड़के ने दांत निकालते हुए पेशकश की। शुक्रिया, मेरे पास होटल है, वो रुखाई से कहकर बहारी का हाथ पकड़कर पलटने ही लगी थी कि वो फिर बोला। कौन सा होटल? जितनी तेजी से उससे पूछा था, उससे ज़्यादा तेजी से हया के लफ्ज़ों से निकला, ये ऊपर वाला। उससे बेसाख्ता जान छुड़वाने के लिए काउंटर पर रखे कार्ड बुकलेट की तरफ इशारा किया, जहाँ पहले सफ़े पे 3 होटल्स की तस्वीर और मालूमात दर्ज थी। इतने फासले से उसे होटल का नाम तो पता ही नहीं किया, मगर उस सब गैर इरादी तौर पे हुआ था। चारों लड़कों ने बेख्तियार कार्ड बुक के सफ़े को देखा, ऊपर वाले होटल की तस्वीर पे निगाह डाली, और बेसाख्ता काउंटर वाले के दांत अंदर हुए। टेक लगाकर खड़ा लड़का सीधा हुआ। दूसरे ने फौरन जैसे शानों से कमीज की नादीदा सिलवटें ठीक की। आप मौलद बे की मेहमान हैं। पहले क्यों नहीं बताया? प्लीज़ बैठें। काउंटर वाला गड़बड़ाकर वजाहत करता तेजी से बाहर आया था। हया ने रुककर उनको देखा। बाकी तीनों लड़के सलाम झाड़कर फौरन उधर से रफू चक्कर हो गए थे। मैंने मौलद बे को अभी आधा घंटा पहले बाजार में देखा था। वो उधर ही हैं। मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगा। हया और बेखारी ने एक दूसरे को देखा, फिर हया ने कुर्सी दोबारा खींच ली। मौलूद बे आ रहे हैं आपको लेने। फ़ोन करके वो मुस्तैदी से मेन्यू कार्ड लेकर आया। आप ऑर्डर कर दें, मैं ले आता हूँ। उसके जाने के बाद बेचैन बैठी बहारी गुल ने उसका हाथ हिलाया। हया, ये मौलूद बे कौन है और हम उनके साथ क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ सोचने दो। हम ऐसे ही उनके साथ नहीं चले जाएंगे। आयशे कुल कहती है अच्छी लड़कियां हर जगह। तुम 2 मिनट के लिए आयशे कुल के लेक्चर भूल नहीं सकती। अब हमें कहीं तो रहना है ना। अगर नहीं अच्छे लगे ये मौलूद पे तो नहीं जाएंगे उनके साथ। बहारी ने हल्की से मुंह में कुछ बतबता कर रुख पे लिया। बहुत भी जरा मुस्तरब थी।
पता नहीं कौन थे वो साहब और क्यों उनको लेने आ रहे थे। ऐसे तो वो नहीं जाएगी उनके साथ, कोई मर्ज़ी के बगैर तो लेकर जा नहीं सकता ना। मौलूद बे आ गए। बामुश्किल 15-20 मिनट गुजरे थे कि काउंटर वाली लड़की ने सदा लगाई तो बेख्तियार उन दोनों ने मुड़कर देखा। सामने से एक उधेड़ उम्र कोहरे से तुर्क साहब चले आ रहे थे। दराज कद, बेहद स्मार्ट, सर के बाल माथे से जरा कम, चेहरे पे नरम सी मुस्कुराहट, नफीस से पेंट शर्ट में मलबूस, मगर वो शाहाना थे। एक कदरे पिस्सा कर आंटी उनके एक तरफ थी, दूसरी जानिब एक लंबा पतला सा लड़का 19-20 बरस का, और उसके साथ उसी उम्र की लड़की जिसके बाल कंधों से काफ़ी नीचे तक आते, स्याह और लहरदार थे। उससे कैपरी के ऊपर ढीली शर्ट पहन रखी थी और एक मोटी सफ़ेद घने बालों वाली ईरानी बिल्ली बाजुओं में उठाए हुई थी। लड़की ने दूर से उन्हें हाथ हिलाया। क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? बाहर ने अजनबी से उससे मुखातिब किया। नहीं, मैं तो इसकी फैमिली को भी जानती नहीं हूँ। वो मुतबस्सब से उठ खड़ी हुई। मरहबा, हमें देर तो नहीं हुई? अगर पहले पता होता तो आपको इतना इंतज़ार न करना पड़ता। रियली सॉरी। मौलूद पे मुस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ माजरत कर रहे थे। उनकी मिसेस हुशदिली से सलाम कर दी, मिलने के लिए आगे हुई। तुर्कों के मखसूस अंदाज से बारी बारी दोनों गाल मिलाकर चूमा और अलग हो गई। वो कद में हया से काफ़ी छोटी थी। तुम पहले कॉल कर देती तो हम जल्दी आ जाते, और कोई मसला तो नहीं हुआ? उससे अलग होकर बहुत अफसोस से कहने लगी। मैं सोना हूँ, ये मेरी बेटी पनार है, और ये फाते हमारे साथ काम करता है। मेरा बेटा गोरहान आजकल अनकरा गया हुआ है, वरना उससे भी मुलाकात हो जाती। मैं हया हूँ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये मज़ीद क्या कहे। मैं पनार, और ये हमारी गारफील्ड। पनार ने बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए मज़े से बताया। ये पूरी आशियाना की लाडली है, आजकल ज़रा बीमार है, इसे इलाज के लिए लाए थे इधर। और इस छोटी बिल्ली का नाम क्या है? बात के इल्ताम पे पनार ने झुककर बहारी का गाल चूमा, और छोटी बिल्ली का पहले तो तगीर से मुंह खुल गया, फिर बेहद त्यार शर्माई, यूं के रुखसार गुलाबी पड़ गए, और बल्कि झपकाकर बहुत बारीक नाजुक सी आवाज़ से बोली, अनातोलिया की बहारी कुल। हया ने पूरी आंखें खोलकर उस छोटी अदाकारा को देखा, जिसकी ये आवाज़ तो खुद उससे भी नहीं सुन रखी थी। आप इस्तांबुल से आए हैं? मलूद पे पूछ रहे थे। मैं पाकिस्तान से हूँ, और ये तुर्की में मेरे रिश्तेदार हैं। उन सब के वालहाना और होशलाक अंदाज के आगे उसका नो थैंक्स कहने का इरादा कमज़ोर पड़ने लगा। बाकी बातें घर चल के कर लेंगे। फातेह, आपा का सामान उठाओ, देखो कितनी थकी हुई लग रही है। आओ बेटा, कार बाहर है। मिसेस सोना अपने मेहमान को मज़ीद ठिकाना नहीं चाहती थी। फातेह सामान लेने के लिए आगे बढ़ा तो हया ने बेख्तियार बहारी को देखा। चलो जल्दी करो हया। ताज़ा ताज़ा तारीफ से गुलनार हुई बहारी ने इटला कर उसके हाथ से खींची। हया ने गहरी सांस लेकर बैग फातेह को थमा दिया। कहीं तो रहना ही था, और फैमिली रन होटल से ज़्यादा अच्छा होटल कोई हुआ नहीं करता। वो दोनों उनके साथ चली थी बाहर आई, जहाँ एक छोटी सी वैन खड़ी थी। उससे बेख्तियार अपना और डीजे का तुर्की में पहला दिन याद आया, जब अहमद और चुगताई ऐसे ही वैन में उन्हें लेने आए थे। मौलूद बे का होटल अरकब में था। तकरीबन घंटे की ड्राइव थी। खिड़की के उस पार कपाडोकिया का खुशका इलाका नजर आ रहा था। पुरसरार खामोशी, दुनिया से अलग थलग, गारों से बनी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। दूर कहीं को हुसन के दोनों पहाड़ दिखाई देते थे, जो अपने अंदर का सारा लावा सदियों कबल जमीन पे उंडेल कर अब सुकून से खड़े थे। डीजे को बहुत हसरत थी कपाडोकिया देखने की। खिड़की के बाहर भागते मनाजिर देखकर बेख्तियार उसके लबों से निकला, फिर फौरन चुप हो गई। डीजे कौन? पन्नार जो बिल्ली को दबक रही थी बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरी एक दोस्त थी। उसके जवाब में बहारी ने आहिस्ता से इजाफा किया। मर गई है। ओह। पन्नार ने तासुब से उसे देखा। जब तुम्हारी बिल्ली मर जाएगी तो वो डीजे के पास चली जाएगी। चंद लम्हे बाद बहारी ने बहुत समझदारी से पन्नार के मालूमात में मजीद इजाफा करना चाहा। बहारी कुल, बहुत हो गया। उसे हड़बड़ा कर उसे टोका, फिर मुआवजत करनी चाहिए। सॉरी, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है। मगर पन्नार और मिसेस सोना हंस पड़ी थी। ये छोटी बिल्ली कितनी प्यारी है ना? पन्नार ने छुपकर उसका गाल चूमा। आज से गारफील्ड बड़ी बिल्ली और तुम छोटी बिल्ली। बहारी ने शर्मा कर लबदान से दबाए, अस्बात में सर हिलाया, फिर देखा तुमने वाली फातहाना नज़र से हया को देखा। हया ने गहरी सांस लेकर सर झटका। ये लड़की बहुत पिटेगी उसके हाथों। आशियाना क्यू हाउस
एक छोटा सा 2 मंजिला होटल था। नन्ही सी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। सामने से जैसे कोई बंगला सा लगता था। एक तरफ बाहर से जाती सीढ़ियाँ, ऊपर टेरेस, सामने सीन था। टेरेस और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बरामदे मरहावी थे। अंदर आधे कमरे पहाड़ को काट कर बनाए गए थे। वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी। होटल की छत से भी जरा कम थी। होटल की पुश उस पहाड़ी में गोया धुस्सी हुई थी। छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना मलूत बेलखेज का कपाडोकिया में खास मुकाम था। वो इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट चीफ थे। लोग उनसे डरते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे। उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता था। और आज होटल के सादों कमरे खाली थे। वो और बाहरी ही आशियाना की मेहमान थी। ये है तुम्हारा कमरा। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। अगर बदलना हो तो बता दो। मुतहरिक से मिसेस सोना उनको ऊपरी मंजिल के कमरे में ले आई। वो खाकी सुरमाई संगमरमर से बना कमरा बहुत खूबसूरत था। कोनों में सर्द बल्ब लगे थे। सारे जला दो तब भी कमरे में कार का नीम मध्यम सा अंधेरा बरकरार रहता। सुर्ख से कालीन का टुकड़ा फर्श पे बिछा था। उसी सुर्ख रंग का एक बड़ा सोफा खिड़की के आगे रखा था। डबल बेड पे भी गहरे सुर्ख मैरून रंग की चादर बिछी थी। बेड की ऊपरी दीवार पे एक जालीदार गुलाबी पर्दा लगा था जो आगे को होकर बेड की पायनेटी तक गिरता और बेड पे सोने वाले को जैसे ढक लेता। बाहर टेरेस पे गोल गोल मेजें थी जिनके गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। वहां बैठकर देखो तो खुला आसमान और सारा कपाडोकिया दिखाई देता था। इतनी खूबसूरत जगह पे भी नामालूम सी उदासी छाई थी। जिहान के बगैर उसे सब कुछ उदास लग रहा था। अगर उसने वाकई रिसीवर ऑफ कर दिया हो तो। मुझे ये कमरा पसंद है और मेरी छोटी बिल्ली को भी। बज़ाहिर बशाशत से मुस्कुराते उससे मिसेस सोना को इत्मीनान दिलाया। आशियाना शहर से जरा लगता लगता सो मौलूद बे ने कह दिया था कि वो जहाँ जाना चाहें उन्हें ड्रॉप कर देंगे। वो खालिस्तान मेहमान नवाज सुर खानदान था, वगरना होटल का मालिक जो शहर का डिस्ट्रिक्ट चीफ भी हो कहाँ अपने मेहमानों को ड्राइव करके ले जाया करता है। मौलूद बे को पूरा कपाडोकिया जानता था। उनके मेहमान को किसी भी किस्म के टूर पैकेज में खसूसी डिस्काउंट मिल जाता था। उनका नाम मौलूद उर्दू लफ्ज़ नो मौलूद का मौलूद ही था। हमारे वो नाम जो दाल पे ख़त्म होते हैं तुर्क उन्हें ते पे ख़त्म करते हैं और अहमद को अहमद, बुलंद को बुलंद और मौलूद को मौलूद पुकारते थे। ऐसे ही हमारे वो नाम जिनके आखिर में पे आता है तुर्क उनके आखिर में पे लगाया करते थे। यूं तैयब से तैयब, अयूब से अयूब और ज़ैनब से ज़ैनब। वो सारा दिन कमरे में ही रहीं। फिर शाम को मिसेस सोना और फातिहा शहर जा रहे थे तो उनके साथ चली गईं। हया की ट्रेसर वाली डिब्बी पर्स में साथ ही थी। अगर वो उधर हुआ तो जान लेगा कि वो उनके करीब है। पता नहीं दिल के रिश्ते ज़्यादा मजबूत थे या जीपीएस के। मगर जब रात उधर आई और फ़ोन नहीं बजा तो वो उम्मीद खोने लगी। अगला पूरा दिन भी उन्होंने कमरे में गुजारा। खाना भी वहीं मंगवाया। मिसेस सोना के हाथ के बने सलाद, जेली, जैम, बिल्कुल घर जैसा जायका। फिर भी वो बहुत बेजारी महसूस कर रही थी। बाहर जाना चाहती थी मगर उससे मना कर दिया। क्या अब्दुल रहमान कॉल नहीं करेगा? उसे सुबह से कोई 10वीं दफ़ा पूछा था। मुझे नहीं पता, फजूल बातें मत करो। बाहरी की आंखों में नाराज़गी दर आई। तुमने अगर दोबारा मुझसे ऐसी बात की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कहा ना फजूल बातें मत करो। सख्ती से झिड़क कर वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए उठी। बाहरी नाक सिकोड़कर मुंह में कुछ बड़बड़ाई। क्या कहा तुमने? वो जाते जाते जैसे तपकर पलटी। नहीं बताऊंगी। बाहरी उतने ही गुस्से से कहती टेरेस की तरफ चली गई। रात में मिसेस सोना उन्हें बुलाने आ गई। तुम लोग सुबह से कमरे से नहीं निकले, तबीयत तो ठीक है? हस्बे तवक्का वो फिक्रमंद हो गई थी। टूरिस्ट सैर के लिए ना जाए अजीब सी बात थी। नहीं, असल में एक दोस्त से इस्तांबुल से आना था, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आ जाए तो मिलकर आपका कपाडोकिया घूमेंगे। उसे जल्दी से वसाहत दी। फिर उनके इसरार पे वो दोनों डिनर के लिए नीचे चली आई। निचली मंजिल का डाइनिंग हॉल पत्थर की दीवारों से बना मध्यम सा रोशन कमरा था। 2-4 मेज़ें कुर्सियाँ रखी थीं। दीवारों के साथ फर्शी निशिस्त की तर्ज की ज़मीन से 2 पलाश ऊंचे पत्थर के सोफे बने थे जिन पे मैरून तुर्क कालीन बिछे थे। उससे भी उसी मैरून शेड का अजरक का कुर्ता और स्याह ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर स्याह हिजाब। उसे हिजाब से खाता देखकर ट्रे उठाए हॉल में दाखिल हुई। पन्ना ठटक कर रुकी। फिर सामने काउंटर पे खड़े फाते को पुकारा। फातह, तुम किचन देख लो, वो कंफर्टेबल नहीं है।
उससे अंग्रेज़ी और तुर्क दोनों में कहा, क्योंकि फ़ातेह की अंग्रेज़ी कमज़ोर थी। फ़ातेह जी आपा कहकर ताबेदारी से वहाँ से हट गया। थैंक्स। हया हल्की से मुस्कुराई। दिल पे इतनी कुल्फत छाई थी कि मुस्कुराना भी दुश्वार लगता था। खाने के बाद वो दोनों आगे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर वापस आ गई। उसका पाँव दर्द कर रहा था, सो वो आते ही बिस्तर पे लेट गई और पीछे दीवार से लटकता जालीदार गुलाबी पर्दा अपनी पैनेती तक फैला दिया। अब चित लेते उसे छत गुलाबी जाली के पार दिखाई दे रही थी। हया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? साथ लेटी बहारें थोड़ी देर बाद खिसक आई। हया ने गर्दन जरा सी तिरछी करके उसे देखा। क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आयशी कुल कहती है किसी को नाराज करके नहीं सोते। क्या पता सुबह हम जाग ही ना सकें। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। वो गर्दन सीधी करके दोबारा गाड़ की छत को तकने लगी। मैं बस परेशान हूँ। तुम परेशानी में यूं ही गुस्सा करती हो? हाँ, और तुम क्या करती हो? मैं बाहर एकदम जोश से उठकर बैठ गई। मैं आसमान में उड़ती हूँ, अदा लार के पगलू और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतरों के साथ। क्या तुम्हें ये करना आता है? हया ने चंद लम्हे उसके मासूम शफाफ चेहरे को देखने के बाद नफे में सर हिलाया। बचपन भी कितना प्यारा होता है। कंधे और दिल बहुत से खाली होते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, आंखें बंद करो। हया ने आंखें बंद की। वही एक शख्स हर जगह नजर आने लगा था। तकलीफ का एहसास जैसे सवा हो गया। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ रही हो, ऊपर, बहुत ऊपर। तुम उड़ रही हो। साथ ही वो दबे कदमों बिस्तर से उतरी। हया ने पलकों की छुरी से देखा। वो एहतियात से बिल्ली की चाल चलती स्विच बोर्ड तक गई और पंखा फुल चला दिया। फिर वो उसी तरह वापस आ गई। देखो, अब तुम ऊपर हवा में उड़ रही हो। देखो, हवा चल रही है। आंखें मत खोलना, वरना नीचे गिर जाओगी। उससे बंद आंखों से अस्वाद में सर हिलाया। अगर जिंदगी का वो फेस कोई ख्वाब था तो वाकई वो नीचे गिरने के खौफ से आंखें खोलना नहीं चाहती थी। मगर हकीकत तो हमेशा नीचे गिरा दिया करती है। उससे एकदम से आंखें खोल दी।